पिछले वीडियो में हमने नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी हमारे किंगडम थे उनको देखा था, साथ में राजपूताना हमने देखा था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं द डेक्कन। डेक्कन का एरिया मतलब महाराष्ट्र और उसके आजू बाजू का परिसर। द एरिया बिटवीन नर्मदा एंड कृष्णा रिवर इज़ नोन एज डेक्कन। नर्मदा और कृष्णा के बीच में जो भी एरिया आता है, कृष्णा साउथ में है और नर्मदा हमारे इंडिया के ऊपर के साइड में, जो इंडिया के बराबर बीच में से बहती है। ठीक है, तो नर्मदा और कृष्णा मतलब इंडिया का बीच का पार्ट और उसके बाद में नीचे का पार्ट सदर्न इंडिया, इनके बीच में जो एरिया है उसको डेक्कन बोला जाता है। तो अभी मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि राष्ट्रकूटा हमको दोनों में आएंगे। देखो यहाँ भी हमको राष्ट्रकूटा आए हैं नॉर्थ में, क्योंकि नर्मदा एक्चुअली नॉर्थ में आती है। ठीक है, और यहाँ भी हमको डेक्कन में राष्ट्रकूटा आए हैं, क्योंकि डेक्कन में मतलब सदर्न पार्ट, ये जो कृष्णा नदी है इसके ऊपर का पार्ट मतलब डेक्कन है, तो राष्ट्रकूटा दोनों में आएंगे, डेक्कन में भी आएंगे और नॉर्दर्न में भी आएंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूटा इज वेरी एबल टू कंटिन्यूअस वॉर्स डिड नॉट अलाउ देम टू डू मच फॉर द पीपल. They were patron of art, architecture and literature. The famous Kailash temple at Ellora and the rock-cut Elephanta caves were carved in their times. They encourage the growth of regional language. They also provide assistance to promotions the Shaivism, Vaishnavism and Jainism. ये जो राष्ट्रकूटा थे इनके बारे में हमने पिछले नॉर्दर्न इसमें तो पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो राष्ट्रकूटा का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, लेकिन हमेशा वॉर की वजह से वो लोगों के लिए, उनके जनता के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी ये जो राष्ट्रकूटा किंग थे ये आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के अच्छे जानकार थे। जो फेमस हमारा कैलाश टेम्पल है जो आज वर्ल्ड हेरिटेज है एट एलोरा, ठीक है, और दूसरा है एलिफेंटा केव्स, ये दोनों का काम राष्ट्रकूटा के जब पीरियड चालू था राष्ट्रकूटा का तभी हुआ है। इनके लिए राष्ट्रकूट किंग्स ने बहुत पैसा दिया है, बहुत इनकरेज किया है। दे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। जो भी रीजनल लैंग्वेज थी उस वक्त की, उस पर लिटरेचर लिखने के लिए, उनको बोली भाषा बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैं। उन्होंने शैविज़म, वैष्णविज़म और जैनिज़्म के लिए अच्छा खासा काम किया है। जो लोग जैनिज़्म को फॉलो करते थे अच्छे खासे उनके लिए ग्रंथ लिखना। शैविज़म मतलब शिव, लॉर्ड शिवा, ये जो हमारा कैलाश टेम्पल है एलोरा का, वो पूरा लॉर्ड शिवा का है और बहुत सुंदर है। उसके बाद उन्होंने जैनिज़्म, वैष्णविज़म जो लॉर्ड विष्णु को मानते हैं वो लोग, उनके लिए भी बहुत काम किया है। Krishna III was the last great Rashtrakuta king. He defeated all his opponents in the south and captured Ujjaini in the north. However, after his death, the Rashtrakuta dynasty declined. कृष्णा थर्ड ये एक बहुत ग्रेट राजा राष्ट्रकूटा का था। उसने साउथ में, उज्जैन से साउथ में सभी अपने अपोनेंट्स को मतलब अपने शत्रुओं को हराया था और उज्जैन तक, नॉर्थ इंडिया के उज्जैन तक उसने अपना राज्य फैलाया था। लेकिन जैसे ही कृष्णा थर्ड का डेथ हो गया उसके बाद राष्ट्रकूटा के बाकी के किंग कुछ नहीं कर पाए और धीरे धीरे राष्ट्रकूटा डिक्लाइन होता गया। उसके बाद हमको दिया है अदर्स। ये डेक्कन का अदर्स है, मतलब राष्ट्रकूटा डेक्कन का एक बहुत बड़ा राज्य था। उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य थे उसकी जानकारी हमको यहाँ पर दी हुई है। In the 10th century, the Rashtrakuta were overthrown by Chalukya king named Tailapa. His successor came to be known as Chalukyas of Kalyani or Western Chalukyas. Their greatest ruler was Vikramarka, and he and his successor built many temples at Ahoili, Badami and Pattadakai. ये जो एक राष्ट्रकूटा के साथ में था 10th सेंचुरी में, उसका नाम था, हमने इस घराने का नाम पहले भी सुना है, चालुक्य। ठीक है, तैलाप्पा नाम का जो राजा था उसने चालुक्य डिनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद जितने भी राजा हुए उनको चालुक्या ऑफ कल्याणी और वेस्टर्न चालुक्यास कहा गया है। ठीक है, विक्रमार्का ये जो राजा था ये यहाँ का चालुक्य घराने का सबसे अच्छा राजा था। उन्होंने बहुत से टेम्पल्स अहोई, बदामी और पट्टाकोटा में बांधे हैं। इन द 12th सेंचुरी
भीलम्मा फाउंडेड द किंगडम ऑफ यादवास एट देवगिरी। ये हमारे लिए देवगिरी इम्पोर्टेंट है। आज के प्रेजेंट इसमें इसका नाम है दौलताबाद। दौलताबाद का किला देखने लायक चीज़ है और इसी के पास है कैलाश टेम्पल। जो हमने ऊपर पढ़ा एलोरा, वो दौलताबाद के किले के पास ही है। आप अगर जाते हो औरंगाबाद तो औरंगाबाद से दौलताबाद पास ही में है। एक्चुअली देवगिरी का नाम चेंज करके और दौलताबाद रखा गया और दौलताबाद का नाम चेंज करके फिर औरंगाबाद रखा गया है। तो दौलताबाद का किला और एलोरा केव्स ये पास पास में ही हैं। इससे हमको समझ में आता है कि राष्ट्रकूटा जो था और ये जो यादव्स है ये इनकी सीमाएं शायद लक्के थी उस वक्त। इन द 12th century भीलम्मा फाउंडेड द किंगडम ऑफ यादवास इन देवगिरी, present day Daulatabad, Maharashtra. Soon they consolidated themselves between Narmada and Godavari rivers. Flourishing trade made rich kingdom. However, in 14th century, the Khilji rulers annexed their territories. और इन्होंने अपना राज्य बहुत अच्छे से संभाला था, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी इंडिया में आया उसने जो ये दौलताबाद का राज्य था या देवगिरी का राज्य था उसको धीरे धीरे एनेक्स्ट किया है। द ककाटियाज ऑफ वारंगल ruled in the 12th and 13th century. Their kingdom lay between Godavari and Krishna river. They were the followers of Shaivism, though Jainism and Vaishnavism also flourished in their kingdom. In the early 14th century, the kingdom was conquered by the Sultan of Delhi. ये और एक हमारा घराना है अदर में डेक्कन में आता है, काकाटियाज ऑफ वारंगल। ये शैविज़म के फॉलोअर्स थे, लेकिन इन्होंने वैष्णविज़म और जैनिज़म को भी अच्छा खासा फ्लरिश किया है अपने राज्य में। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में इनका राज्य था, ठीक है, लेकिन बाद में जो सुल्तान्स आए दिल्ली में उनकी वजह से इनका जो राज्य है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके बाद है रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे कर्नाटका वॉज रूल्ड बाय होयसाला ऑफ द्वारा समुद्रा। Vishnuvardhana was their most powerful king. Ultimately, their kingdom was also absorbed into the Delhi Sultan. ये और एक होसाइलास थे जिसमें द्वारा समुद्र और विष्णुवर्धना ये दो पावरफुल राजा हुए थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली में सल्तनत या सुल्तान शाही चालू हुई, होसाइलास का भी ये जो राज्य है वो धीरे धीरे सल्तनत में चला गया। इस तरह से हमने डेक्कन के कुछ राज्य देखे हैं। तो अभी हम अपना चार्ट पूरा करेंगे फिर से एक बार। हमारे यहाँ पे पहले इसमें हमने 3 बनाए थे, रीजनल किंगडम, नॉर्दर्न, डेक्कन और सदर्न। अभी नॉर्दर्न के हो गए, अभी हम डेक्कन के तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ से मैं लाइन ऐसे नीचे लाती हूँ, देखिए ये लाइन मैंने नीचे लाई। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट राष्ट्रकूटाज, उसके बाद हम लिखेंगे चालुक्याज जो हमने पढ़ा वो, उसके बाद यादवा, उसके बाद काकाटियाज, उसके बाद होयसालाज, सॉरी। अब राष्ट्रकूटा कहाँ के थे ये हमको पता है। राष्ट्रकूटा कहाँ के थे, नॉर्दर्न नर्मदा एंड कृष्णा के बीच। ओके, फिर चालुक्य कहाँ के थे, चालुक्य थे कल्याणी के। उसके बाद यादवाज देवगिरी, उसके बाद
काकाटियाज वारंगल, उसके बाद होसाइलाज कर्नाटका। ये देखिए इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डेक्कन। अब हम जाएंगे सदर्न इंडिया में। इन द साउथ ऑफ पल्लवा, इन द साउथ पल्लवाज, पांड्याज एंड चोलाज फॉट विथ ईच अदर टू गेन द सुप्रीमसी। अब जैसे नॉर्थ में हमने देखा उसी तरह नॉर्थ में कौन कौन था, पालाज, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटाज, ये तीनों में लड़ाइयाँ होती रहती थी, ये तीनों एक दूसरे के राइवल्स थे। उसी तरह सदर्न इंडिया में पल्लवाज, पांड्याज और चोलाज ये एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, किसके लिए, टू गेन सुप्रीमसी, सुपीरियर कौन है वो देखने के लिए। द पालास दे रूल्ड द एरिया अराउंड मॉडर्न कांची, दैट इज कांचीपुरम। द पल्लवास किंग had a taste for art and architecture. They built a rock cut temple at Mahabalipuram and magnificent temple at Kachipuram. The Pallavas were constantly at war with the other southern Indian dynasty of the Chalukyas, the Cheras, the Pandyas and Cholas. Their dynasty came to an end when they were finally defeated in the 19th century by Cholas. अब ये जो पल्लवास थे ये मॉडर्न कांची या कांचीपुरम पर राज करते थे। इनके जो राजा थे, इनके डिनेस्टी के, पल्लवास के, इनको आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसीलिए इन्होंने महाबलीपुरम और कांचीपुरम में बड़े बड़े रॉक कट टेम्पल्स बनाए हैं। पल्लवास हमेशा ही दूसरी डिनेस्टी से वॉर करते रहते हैं, जैसे नॉर्थ साइड में हमने देखा था उसी तरह पल्लवास का भी हुआ है। चालुक्य, चेराज, पांड्यास, चोलास, ये जो बाकी के सदर्न इंडिया के राजा थे इसके साथ पल्लवास की हमेशा लड़ाई हुई, जिसकी वजह से इनका जो डिनेस्टी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया और फाइनली चोलास ने 9th सेंचुरी में इनका पराभव करके इनका डिनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है द पांड्यास। द पांड्यास रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड मॉडर्न Madurai. It was their capital and an important center of learning. The Pandyas dynasty declined in the 14th century. अब ये जो दूसरे पांड्यास है ये मदुराई पर राज करते थे और ये पांड्या डिनेस्टी 14th सेंचुरी में डिक्लाइन हुई। लेकिन मदुराई एक इम्पॉर्टेंट सेंटर थी, किसका, लर्निंग का, मतलब यहाँ की जो लर्निंग प्रोसेस थी, हम जिसको बोलते हैं गुरुकुल थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है द चोलाज। द चोलाज रूल्ड फॉर द ऑलमोस्ट 4th सेंचुरी एंड वाज considered as the powerful empire in southern India. तंजावर was their capital. अब ये चोलास जो है ये हमारे सदर्न इंडिया के सबसे मेन राजा है। इनके बारे में हमको बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो है चोलास, इन्होंने 4th सेंचुरी मतलब 400 ईयर तक राज किया है। और दूसरी बात मतलब ये है कि पावरफुल एम्पायर इन सदर्न इंडिया, बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था। तंजौर और तंजावर आज का ये इनका कैपिटल था। यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।